नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल जनयुग पर। तो दोस्तों, आपको बता दें कि माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है। आजमगढ़ का जो चुनाव है लोकसभा का, आप लोग जान रहे हैं, वहाँ उपचुनाव है। क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सीट वहाँ पर छोड़ी थी सांसद की, तो उस सीट पर उपचुनाव होना है। और रामपुर की जो सीट थी, जहाँ से माननीय आज़म खां जी जहाँ से चुनाव लड़े थे, उन्होंने अपनी सीट छोड़ी है। तो दोनों जगह से गहमा-गहमी काफ़ी तेज़ हो गई है। ये दोनों उपचुनाव में कहीं न कहीं पार्टियाँ जो हैं आपकी, वो अपने ताकत का प्रदर्शन करना चाह रही हैं कि आखिर कौन अब की बार 2024 में वहाँ पर किसका वर्चस्व ज़्यादा रहेगा। तो अगर आप देखेंगे तो बीजेपी जो है और सपा और बसपा तीनों ने अपने प्रत्याशी आजमगढ़ से उतार दिए हैं। ठीक, तो तीनों प्रत्याशियों में आपने देखा कि तीनों जो प्रत्याशी हैं, आप जान रहे हैं कि हम लेकिन दो की ही बात करेंगे, क्योंकि सबको पता है लड़ाई जो है सपा और कहीं ना कहीं बीजेपी के बीच ही है। तो सपा ने अपना प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी को उतारा है और बीजेपी ने दिनेश लाल यादव अर्थात निरहुआ को अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है, जिन्होंने 2019 में भी निरहुआ को अपना प्रत्याशी बनाया था। लेकिन उस समय चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में निरहुआ अखिलेश यादव से निरहुआ को हार का सामना करना पड़ा था। और अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस चुनाव में उनका पलड़ा ज़्यादा भारी दिख रहा था और जनता ने उन्हीं पर भरोसा दिखाया। और दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ पर जनता ने कम भरोसा दिखाया। लेकिन इस बार समीकरण एकदम बिल्कुल अलग है। अखिलेश यादव की जगह पर धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर उतारा है। और भारतीय जो है जनता पार्टी ने यानी बीजेपी ने जो है उसने अपने पुराने कैंडिडेट को रिपीट किया है, यानी कि निरहुआ को। अब देखना यह है कि ये जो लड़ाई है कितना दिलचस्प जो होने वाली है। अब जनता किस पर भरोसा करती है और किस पर नहीं भरोसा करती है। तो लेकिन आइए हम दोनों के बारे में आपको बताएंगे कि धर्मेंद्र यादव आखिर उनका क्या करियर रहा है राजनीतिक, और जो भी इनका शैक्षणिक करियर रहा है, और निरहुआ का क्या इनका क्या करियर, राजनीतिक करियर क्या रहा है, इनका एजुकेशनल करियर क्या रहा है, और इनका जो भोजपुरी में जो इनका अपना क्या करियर रहा है। तो आइए हम इन पर बारी बारी दोनों लोगों पर बात करेंगे। तो आपको बता दें कि जैसे देख पा रहे हैं, ये हैं आपके दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ, जो भोजपुरी गायक के भोजपुरी में काफ़ी बड़े ये एक्टर माने जाते हैं। दिनेश लाल यादव यानी ये आपके हो गए दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ, ये बीजेपी से हैं आपके। और ये हैं धर्मेंद्र यादव जी। ठीक, धर्मेंद्र यादव को आप पहचान रहे होंगे और दिनेश लाल यादव को भी आप पहचान रहे होंगे। तो ये दोनों जो शख्स हैं ये अपनी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आइए हम एक एक करके दोनों का परिचय कराते हैं कि आखिर इन दोनों का जो है इस चुनाव में आमने सामने होने पर काफ़ी गर्म हो गया है माहौल। और आइए हम पहले बात करेंगे धर्मेंद्र यादव के करियर के बारे में। तो धर्मेंद्र यादव को आप जितने लोग जानते हैं वो ये जान लें कि धर्मेंद्र यादव का जो है इनका जन्म जो हुआ, सबसे अभी मैं बताऊंगा, बहुत दिलचस्प बात है। 3 फरवरी 1979 को धर्मेंद्र यादव का जन्म हुआ। कहाँ पर जन्म हुआ? इनका जन्म हुआ सैफई, यानी कि सैफई के इटावा में हुआ। ठीक है, इटावा के सैफई में इनका जन्म हुआ, सैफई। और ये मुलायम सिंह के परिवार के हैं, उनके भाई के लड़के यानी उनके भतीजे हैं। और अगर हम निरहु की बात करें यानी कि दिनेश लाल यादव की बात करें तो बड़ा देखिए दिलचस्प है। इनका जन्म जो है 3 फरवरी 1979 को हुआ और निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव का जन्म 2 फरवरी 1979 को हुआ। अब आप देख सकते हैं कि इनकी उम्र जो है, धर्मेंद्र यादव की उम्र जो है ये 43 वर्ष 4 माह और 4 दिन है। इनका जो एज है आज के समय में 43 साल 4 महीना, 43 साल 4 महीना और फिर 4 दिन। ठीक, और वहीं अगर दिनेश लाल यादव की बात करें तो ये 1 दिन उनसे बड़े हैं, क्योंकि इनका जन्म जो 2 फरवरी को, इनका 3 फरवरी को जन्म हुआ है। तो ये 43 साल 4 महीना 5 दिन के ये हैं 43 ईयर 4 मंथ और 5 डेज़, यानी कि 1 दिन ये धर्मेंद्र यादव से बड़े हैं। अब देखिए, इसलिए मुकाबला और कांटे का है, ये संयोग ही है कि दोनों लोग 1 दिन आगे पीछे ही पैदा हुए हैं। अब इनका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ क्या है वो हम उस पर नहीं जाते, लेकिन जो इन्होंने अपना पब्लिश किया, जो मार्कशीट पे इनके है, वही चीज़ें यहाँ पर हम बता रहे हैं। अब आते हैं इनका जो शैक्षिक करियर है, इनका जो है शैक्षणिक करियर जो है धर्मेंद्र यादव का और निरहुआ का क्या क्या है। अब धर्मेंद्र यादव के बारे में हम आपको बता दें कि धर्मेंद्र यादव की जो है कक्षा 8 तक की पढ़ाई जो है उधर उनके अपनी लोकेलिटी में हुई, यानी कि सैफई और उधर इटावा में हुई। उसके बाद इनके जो हायर एजुकेशन है, इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया है। उसके बाद ये पॉलिटिकल साइंस से एमए के
एमए की भी डिग्री इनके पास है, यानी कि पीजी इन्होंने किया है, मास्टर डिग्री इनके पास है एमए पॉलिटिकल साइंस में। किस में है? पॉलिटिकल साइंस में। ठीक। अगर हम निरहू की बात करें तो निरहू सिर्फ कक्षा 12 पास हैं। ठीक। इन्होंने 12वीं तक पढ़ा है, इसके आगे इन्होंने पढ़ाई नहीं की क्योंकि इनको रुचि नहीं थी पढ़ने में, और ये अपनी गायकी में लग गए क्योंकि ये भोजपुरी सम्राट जो हैं, इनके जो भाई हैं विजय लाल यादव, इनके भाई हैं विजय लाल यादव जो हैं, उनको भोजपुरी सम्राट माना जाता है। तो ये कहीं ना कहीं उनके संरक्षण में, उनके मार्ग निर्देशन में अपनी गायकी में लग गए। और इनका जो है परिवार राजनीतिक परिवार है धर्मेंद्र यादव जी का। तो उसके बाद आते हैं, हम देखते हैं, हमने आपको बताया कि ये मुलायम सिंह के भाई के लड़के हैं। इनके पिताजी का जो नाम है, इनके पिताजी का नाम, धर्मेंद्र यादव जी के पिताजी का नाम है अभय राम यादव। ठीक। इनके पिता का नाम है अभय राम यादव। इनकी माताजी का नाम था जय देवी। क्या नाम था? जय देवी। ठीक। ये स्वर्गवास इनका हो चुका है। और इधर अगर हम बात करें, निरहू की बात करें, तो इनके जो है पिताजी का नाम जो है, इनके पिताजी का नाम है कुमार यादव। निरहू के पिताजी का नाम है कुमार यादव। और इनकी जो माताजी का नाम है, इनकी माता चंद्रा ज्योति इनकी माताजी का नाम है। ठीक। अब आ जाते हैं हम इनके राजनीतिक करियर पर। पहले हम बात करेंगे धर्मेंद्र यादव के राजनीतिक करियर के बारे में। इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कब से की? तो इन्होंने सबसे पहले लोकसभा का चुनाव मैनपुरी से लड़ा। कब लड़ा? 2004 में इन्होंने सबसे पहले नामांकन किया मैनपुरी से लोकसभा का, और इनको वहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत उस बार हासिल हुई। उस बार इन्होंने सबसे ज़्यादा वोटों से इनको जीत हासिल हुई। और ये हमने बता दिया कि मैनपुरी से ये चुनाव लड़े थे। ठीक। 2004 में। अब 2004 से 2009 के चुनाव, फिर 2009 का चुनाव इन्होंने लड़ा बदायूं से इन्होंने लड़ा। फिर 2014 का जो चुनाव था लोकसभा का, इन्होंने फिर ये बदायूं से ही रिपीट किया। तो ये लगातार 3 बार सांसद रहे। उसके बाद चौथी बार 2019 में जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो ये बीजेपी की संघमित्रा मौर्य से ये चुनाव हार गए। उस चुनाव में यह भी बात सामने आई थी कि धर्मेंद्र यादव जी का आरोप था, और कहीं ना कहीं आरोप सही भी था, मामला न्यायालय में है, कि जितनी वोटिंग हुई थी उससे 8,000 वोट ज़्यादा गिने गए थे उस चुनाव में। इनके लोकसभा में जितनी वोटिंग हुई थी उससे कहीं ना कहीं 8,000 मत ज़्यादा काउंट किए गए थे। उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, मामला कोर्ट में है। फिर भी वर्तमान में ये वहाँ से हारे हुए प्रत्याशी थे। और आपको बता दें, फिर आगे अगर हम इनका देखें, जो राजनीतिक करियर हमने बताया है कि इनका 3 बार लगातार इन्होंने जीता। 2019 में इनको हार मिली संघमित्रा मौर्य से, जो बीजेपी की कैंडिडेट है, स्वामी प्रसाद मौर्य की लड़की हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की संघमित्रा मौर्य। अब हम दिनेश लाल यादव की बात करते हैं, इनके राजनीतिक करियर के बारे में। तो दिनेश लाल यादव का जो राजनीतिक करियर है वह आपका स्टार्ट होता है जा करके इनका 27 मार्च 2019 को इन्होंने लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। बीजेपी को इन्होंने ज्वाइन किया 27 मार्च 2019 में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। उसके बाद इन्हें जो है 3 अप्रैल 2019 को इनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाता है। कहाँ से? आजमगढ़ से। और यह चुनाव जो है वहाँ से हार जाते हैं। अखिलेश यादव इनके कंपटीटर थे, वहाँ से ये चुनाव हार जाते हैं। अखिलेश यादव को उस चुनाव में बड़ी ज़्यादा वोटों से उनको विजय मिली थी, काफ़ी अंतर से उन्होंने उनका हराया था। 2,59,874 मतों से दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ को अखिलेश यादव ने हराया था। अब हम बात करते हैं दिनेश लाल यादव का। आप भोजपुरी करियर जो है उस पर बात हम नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ है तो अगले वीडियो में इनके बारे में बताएंगे कि इनका जो है भोजपुरी करियर कैसा रहा है। काफ़ी सक्सेस रहे हैं अपने करियर में भोजपुरी गायन में, और भोजपुरी जो सबसे बड़े एक्टर माने जाते हैं, सबसे अच्छी एक्टिंग करते हैं भोजपुरी में। और काफ़ी फिल्में इन्होंने लगभग 56 फिल्में अभी तक दे चुके हैं, और इनकी 5 फिल्में अभी 2023 तक में रिलीज़ होने वाली हैं। और इन्होंने 3 शॉर्ट फिल्में भी दी है, और गाने तो इन्होंने बहुत ढेर सारे गाए हैं। आपको पता होगा कि निरहुआ सटल रहे जो एल्बम था उसी से इनको लोकप्रियता मिली, और तब से ये इन्होंने निरहुआ के नाम से ही इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी समाज में बढ़ चुकी है। इनको दिनेश लाल यादव हो सकता है कोई नाम ना जानता हो, लेकिन निरहुआ अगर कहेंगे तो हर कोई इनको जानता है कि निरहुआ किसे हम कहते हैं।
और आपको बता दें कि ये अमिताभ बच्चन के साथ भी फिल्म बना चुके हैं। गंगा देवी में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के साथ भी निरहुआ ने फिल्म बना चुकी है। और ये भारत के पहले भोजपुरी स्टार हैं जिनकी फिल्म लंदन में सबसे पहले शूट की गई। कहाँ पर? लंदन में सबसे पहले इनकी भोजपुरी फिल्म शूट की गई। भोजपुरी फिल्म का नाम था निरहुआ चलल लंदन। 2019 में यह फिल्म बता दें आपको 2019 में यह फिल्म बनाई गई। पहली भोजपुरी फिल्म थी जो लंदन में शूट की गई। और भोजपुरी की इनकी ही दूसरी फिल्म जो है हम है दुल्हा हिंदुस्तानी, इसकी भी शूटिंग जो है ये 2021 में, इसकी भी शूटिंग लंदन में हुई। दूसरी भोजपुरी फिल्म थी जिसकी शूटिंग लंदन में की गई। ठीक, अब हम बताते हैं आपको कि आखिर कौन वहाँ पर दोनों लोगों में से कौन उपयुक्त कैंडिडेट है आजमगढ़ की जनता के लिए। दोनों लोग, अब आप बात कर लेते हैं समाज के हिसाब से, दोनों लोग ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। दोनों लोगों की जो स्थिति है ओबीसी कैटेगरी से है। ठीक, अब चुनाव में ये देखना है कि अब तक इनकी क्या धार रही है और इनकी क्या धार रही है। तो अभी तक दिनेश लाल यादव एक भी चुनाव नहीं जीते हैं। पहला चुनाव इन्होंने वही अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ा था और उसके बाद इन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। इनको विधानसभा में अवसर नहीं दिया गया था बीजेपी की तरफ से। लेकिन धर्मेंद्र यादव को भी विधानसभा में अवसर नहीं दिया गया था, फिर भी ये 3 बार सांसद रह चुके हैं। और इनको वही 2019 में संघमित्रा मौर्य से इनको हार का सामना करना पड़ा था। वहाँ पर आरोप धांधली का भी लगा था। लेकिन फिर भी जो है वर्तमान स्थिति है कि ये प्रत्याशी वहाँ से हारे थे और इनको आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाया गया है। अब हम आपको बता दें कि अब समाज के हिसाब से कौन उपयोगी कैंडिडेट है आजमगढ़ की जनता के लिए। अब जब हम बात करते हैं समाज के हिसाब से, तो अब बीजेपी के ऊपर बार बार आरोप लगता है कि बीजेपी जो है वह कहीं ना कहीं ओबीसी विरोधी है। वो स्व तो करती है कि, अब बात करते हैं बीजेपी का, कि वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर ये आरोप लगता है कि बीजेपी जो है ओबीसी विरोधी पार्टी है। बीजेपी जो है वह ओबीसी विरोधी है। या ओबीसी के नाम पर खाली वोट लेती है, लेकिन ओबीसी के लोगों का ये हित नहीं चाहती है। उसके कई उदाहरण पड़े हुए हैं। और आपको बता दें, सबसे पहला जो उदाहरण है आपका 69,000 जो शिक्षक भर्ती का जो मामला था, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला था, इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसमें अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उस वैकेंसी में ओबीसी को सिर्फ 3% ही आरक्षण दिया। कितना दिया गया? 3% आरक्षण, यानी 24% आरक्षण उसका खा लिया गया। या किसकी सरकार में हो? योगी आदित्यनाथ की सरकार में, बीजेपी की सरकार में, जो अपने आप को पिछड़ा हितैषी बताती है। लेकिन वह कहीं ना कहीं उसके ऊपर यह जो आरोप है, यह आरोप सही साबित होता दिखता है जब इस तरीके की रिपोर्ट आती है। और उन्हीं की सरकार में और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से जब ऐसी रिपोर्ट आती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सिर्फ 3% पिछड़ों को रिजर्वेशन दिया गया और 24% रिजर्वेशन उनका खा लिया गया। और राजनीतिक जब हम देखते हैं गलियारे में, तो कहीं ना कहीं स्वतंत्र देव सिंह जैसे कुर्मी प्रत्याशी को, यानी पटेल प्रत्याशी को बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बना के रखती है। कभी केशव प्रसाद मौर्य को अपना प्रदेश अध्यक्ष बना के रखती है। तो ये खाली मुखौटों के रूप में इनको रखती है। अब यह बातें जनता में भी लोग जानते हैं कि बीजेपी ओबीसी की हितैषी नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि है, कुछ लोगों का मानना नहीं है। लेकिन जब फैक्ट पे बात करेंगे तो बीजेपी कहीं ना कहीं इसमें फेल होती नज़र आती है। क्योंकि वही बीजेपी जहां एक तरफ अगर 10% अगर आरक्षण का अगर वो समर्थन करती है ईडब्ल्यूएस का, वहीं अगर जब बीजेपी अगर मान लीजिए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जहाँ पर ओबीसी को सिर्फ 14% ही रिजर्वेशन है, वहीं बीजेपी इसका विरोध करती है और वह हाई कोर्ट से स्टे ले लेती है। जब वहाँ पर अगर सरकारें जो है 27% जब रिजर्वेशन लगाने की बात आती है तो वह उसको नहीं होने देती है छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पर भी अगर मान लीजिए वहाँ की छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, एमपी में उसमें कांग्रेस की सरकार थी, उसने 14 से 27% करना चाहा तो वह मामला हाई कोर्ट में स्टे हो गया। लेकिन ईडब्ल्यूएस का जो मैटर है वह जो है संविधान में कहीं ना कहीं आप सब लोग जानते होंगे कि एक मामला था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का। उसमें न्यायालय ने कहा था, उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं लागू होगा। फिर भी उसमें ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दे दिया गया। उसमें बहुत से मामले न्यायालय में अभी विचाराधीन है, लेकिन न्यायालय उस पर विचार नहीं कर रहा और इनको ईडब्ल्यूएस को सब जगह रिजर्वेशन दे दिया गया। ओबीसी का रिजर्वेशन एकदम पेंडिंग है। इसको इनकी पॉपुलेशन 60% बताई जाती है, लेकिन पूरे भारत में अभी भी 27% हर प्रदेश में लागू नहीं है। मध्य प्रदेश में हमने बताया, एमपी में, छत्तीसगढ़ में अभी रिजर्वेशन 14% ही है। वहाँ पर 27% जब बढ़ाई गई तो वहाँ पर न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने वहाँ पर स्टे दे दिया है। तो इस अगर दृष्टिकोण से हम देखें तो अगर निरहुआ और धर्मेंद्र यादव की बात करें तो अब इस पर बात आती है कि कौन हितैषी है। निरहुआ अगर जीत करके क्या ओबीसी के हितैषी बन सकते हैं या धर्मेंद्र यादव बन सकते हैं।
इधर धर्मेंद्र यादव हैं, इधर निरहू हैं। अब धर्मेंद्र यादव शुरू से ही इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इनका जो भी एकेडमिक करियर रहा, शुरू से छात्र राजनीति में रहे हैं, ओबीसी और बहुजन की लड़ाई लड़ते हैं। और निरहुआ बीजेपी में ऐसी पार्टी में जो कहीं ना कहीं एक धोखे की राजनीति करती है। अब निरहुआ क्या 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला उठा पाएंगे? क्या निरहू 76,000 वैकेंसी 69,000 जो शिक्षक भर्ती घोटाला उसकी आवाज़ उठा पाएंगे? तो मुझे नहीं लगता उठा पाएंगे। अगर इसके हिसाब से बात करें तो धर्मेंद्र यादव का पलड़ा भारी दिखता है, क्योंकि इस चुनाव में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी उठेगा और जो फेक इनकाउंटर है उसका भी मामला उठेगा। और इसी तरीके से और भर्तियों में जो धांधली हुई, दरोगा की जो भर्ती है उसमें जितने घोटाले हुए हैं, 50 से ज़्यादा लोग पकड़े गए हैं, लेकिन उस वैकेंसी पर पूरा आरोप है कि उस वैकेंसी में कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, लेकिन सरकार उसको रद्द करने की बात नहीं कर रही। उसमें बहुत से लोगों का ये आरोप है कि इसमें पेपर आउट हुआ है और फर्जी लोग उसमें एंट्री कर गए हैं, लेकिन सरकार अपने उस पर अडिग है, वो वैकेंसी को नहीं रद्द करा रही। तो क्या निरहू इस वैकेंसी का विरोध कर पाएंगे? क्या जो शिक्षक भर्ती, जो दरोगा भर्ती जो घोटाला है, क्या उस पर वो बोल पाएंगे? तो इस तरीके से ढेर सारी बातें हैं। ओबीसी के रिजर्वेशन क्या बढ़ाने की बात निरहू कर पाएंगे? तो कहीं ना कहीं वो फेल होते नज़र आते हैं। और ये गायकी तो आसान है, उनका व्यक्तिगत टैलेंट है, उसमें वो कर सकते हैं। ये सामाजिक है, जैसे सामाजिक लड़ाई कहीं ना कहीं धर्मेंद्र यादव शुरू से ही लड़ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी भी पूरे समाज के साथ खड़ी रहती है और कहीं कहीं जब भी बात आती है तो समाज की हितैषी ही बन के खड़ी होती है। इस तरीके से अगर देखेंगे तो दोनों में अगर तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो कहीं ना कहीं निरहू फेल होते नज़र आते हैं। अब वहाँ की जनता को ये देखना है कि किसको मतदान करना है। बीजेपी जो एक मुखौटा लेके चलती है, ओबीसी के नाम पे वोट तो लेती है लेकिन ओबीसी को कुछ भी नहीं देती है। लेकिन जहाँ एक तरफ सपा है जो ओबीसी की बात करती है, ओबीसी के उनके पक्ष में भी काम करती है। ऐसा नहीं है कि सपा में सवर्णों को सम्मान नहीं मिलता, वहाँ भी उनको मिलता है, उनका हक भी दिया जाता है, उनका हक छीना नहीं जाता। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ मोहरा बना के रखा जाता है। कहीं भी अब लेटरल एंट्री की बात कर लें यूपीएससी में, तो लेटरल एंट्री की जो है उसमें ओबीसी को कहीं भी स्थान नहीं दिया जाता। और आपको बता दें बीएचयू जैसे संस्थानों में ओबीसी के लड़कों को इसमें आपको रिजर्वेशन नहीं है। जो छात्रावास है एससी एसटी को रिजर्वेशन है, लेकिन ओबीसी के छात्रों को रिजर्वेशन नहीं है। बीजेपी इसके लिए कभी बात नहीं करती, निरहू वहाँ पर कभी नहीं बात कर पाएंगे कि जो आजमगढ़ के छात्र जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं ओबीसी के छात्र, क्या उनको इस छात्रावास में रिजर्वेशन की बात निरहू करेंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जितने ढेर सारे मुद्दे हैं तो निरहू कहीं ना कहीं उस पर फेल होते नज़र आते हैं। ये ऐसी पार्टी के पक्ष में खड़े हुए हैं जो पार्टी कहीं से भी ओबीसी समाज के हित में काम नहीं करती है। वो कहीं ना कहीं उनका हक मारने की ही बात करती है, क्योंकि ओबीसी की जनसंख्या जो है, अभी जातिगत जनगणना की ही बात कर लें तो केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट है। निरहू के जातिगत जनगणना पर कभी आवाज़ उठा पाएंगे कि जातिगत जनगणना हो? यहाँ सपा जो है अखिलेश धर्मेंद्र यादव की जो पार्टी है पूरी पुरजोरी से इस बात को उठाती है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको वीडियो जैसा भी लगा हो आप ज़रूर बताएं। तो कौन है असली दावेदार और है तो क्यों है? तो हमने बताया कि आपको धर्मेंद्र यादव कहीं ना कहीं भारी पड़ते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्योर ओबीसी हैं। और जो निरहू हैं यानी कि दिनेश लाल यादव कहीं ना कहीं छद्म ओबीसी की कैटेगरी में चले गए हैं। वो बीजेपी में चले गए, ऐसी टीम में चले गए हैं जहाँ पर उनको सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा और उनको कहीं ना कहीं विभीषण की भूमिका में रखा जाएगा। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि यादवों का वोट कहीं ना कहीं से फोड़ा जाए, लेकिन अब यादवों को समझना है, वहाँ के ओबीसी के और भी जितने लोग हैं उनको समझना है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में अगर ओबीसी को आरक्षण नहीं है, ओबीसी की 60% पॉपुलेशन अगर उनको अगर रिजर्वेशन 27% में समेट दिया गया है, तो ऐसे में बीजेपी उनके लिए कितनी हितैषी होगी, ये बातें उनको सोचना है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी और आपको बताते रहेंगे तुलनात्मक रूप से कि किसका पलड़ा भारी होने वाला है, बीजेपी का असली चेहरा क्या है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।